कैसे हैं आप लोग। ऑटोमन एम्पायर की पिछली किस्त में हमने आपको बताया था कि ऑटोमन एम्पायर का फाउंडर कौन था और ऑटोमन एम्पायर ने उरूस किस तरह हासिल किया और किस तरह इस पूरी दुनिया की एक सुपर पावर बन गई और किस तरह उसको जवाल आने लगा, उनमें कौन कौन सी खराबियां आने लगी और जो उनके सुल्तान थे, जो रूलर थे, उनमें क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से एक सुपर पावर अपने जवाल का शिकार होने लगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं वहीं से जहां हमने पिछली किस्त की कहानी रोकी थी। तो दोस्तों होता यह है कि उरूस के बाद जब जवाल का शिकार उस्मानिया सल्तनत होने लगी तो उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने नवंबर 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जो उनके साथ मिलकर अलाइड पावर में बल्गारिया वगैरह था, इनका साथ दिया। दोस्तों इसकी वजह ये थी कि ऑटोमन एम्पायर पहले से ही बहुत कमज़ोर हो चुका था और यूरोप के जो पावरफुल एलाइज थे उनके साथ मिलकर अपने जो एरिया थे उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटेन और रशिया से पुरानी दुश्मनी भी एक वजह हो सकती है दोस्तों इसमें, और इसी वजह से ऑटोमन नेवी ने रशिया के ब्लैक सी पोर्ट्स पर अटैक किया, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कोशिश की, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा की लीडरशिप में ऑटोमन एम्पायर ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों ये एक आखिरी फतेह थी जो उस्मानिया सल्तनत ने इस वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल की थी। बाकी फ्रंट पर ऑटोमन एम्पायर लगातार हार रहे थे। दोस्तों वॉर के दौरान फूड शॉर्टेज, इकोनॉमिक कोलैप्स और स्पेनिश फ्लू जैसी डेडली डिजीज ने एम्पायर को अंदर से तोड़ दिया। बल्कान और अरब एरियाज जो टूट रहे थे उन्होंने आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में डिसिप्लिन ख़त्म कर दिया था। दोस्तों जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही थी, पूरी जो एलाइड पावर थी उन लोगों को यकीन हो गया था कि इस वर्ल्ड वॉर में फतेह उनकी ही होगी और ऑटोमन एम्पायर इस जंग में हार जाएगा। इसी के चलते ब्रिटेन और फ्रांस ने सीक्रेट एग्रीमेंट किया मिडिल ईस्ट को अपने आपस में बांटने के लिए। वॉर ख़त्म होने से पहले ही वेस्टर्न पावर्स ने ऑटोमन टेरिटरीज का बंटवारा कर लिया था। ऑटोमन रूलर्स को इस एग्रीमेंट का कुछ पता नहीं था। दोस्तों 1914 से लेकर 1917 तक ये वर्ल्ड वॉर जो थी ये चलती रही और 1917 में ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, जिसमें जर्मनी और सेंट्रल पावर की हार होने लगी। 30 अक्टूबर 1918 को ऑटोमन एम्पायर ने भी सरेंडर कर दिया और आर्मिस्टिस ऑफ मुद्रोस साइन हुआ, जिसने प्रैक्टिकली एम्पायर का मिलिट्री और पॉलिटिकली स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया। जिसके बाद पोर्ट और रेलवे एलाइड पावर के कंट्रोल में चले गए, आर्मी को डिस्बैंड कर दिया गया और इस्तांबुल जो कि कैपिटल थी सल्तनत उस्मानिया की, उस पर कब्जे की मुहिम शुरू हो गई। दोस्तों 1917 तक सेंट्रल पावर जो थी वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह हार चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अक्टूबर 1918 में ऑटोमन एम्पायर ने भी सरेंडर कर दिया। 13 नवंबर 1918 को ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन और ग्रीस ने
इस्तांबुल पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। सुल्तान अब सिर्फ एक नाम का रूलर बन गया था, असली ताकत अब ब्रिटिश के हाथ में थी। दोस्तों, इसी के चलते सल्तनत उस्मानिया के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। लोग महसूस करने लगे कि खिलाफत और सल्तनत दोनों बेकार हो चुकी हैं। जिसके बाद 10 अगस्त 1920 को एलाइड पावर ने ट्रीटी ऑफ सेवरस ऑटोमन एम्पायर के साथ साइन की। एम्पायर के टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया गया। अरब रीजन ब्रिटिश और फ्रेंच के कब्जे में आ गए। एनातोलिया, जो कि मॉडर्न तुर्की कहलाया, ग्रीस, इटली, आर्मीनिया के हाथ में चला गया। एम्पायर का तकरीबन 80% एरिया इस वर्ल्ड वॉर में चला गया, यानी कि जो कि एलाइड पावर थी उनके हाथ चला गया। ये एक जिल्लत का समझौता था जो लोगों ने कबूल नहीं किया, और इसी के चलते जो कि तुर्क थे उन लोगों में बहुत गुस्सा था एलाइड पावर के खिलाफ। जिसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कि गैलीपोली का हीरो था जिसने ब्रिटेन को शिकस्त दी थी गैलीपोली के मुहाज पर, उसने नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की। 1919 में उन्होंने अंकारा को बेस बनाकर तुर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला दिया। 1920 से 1922 तक ग्रीस फोर्स को इस्तांबुल से उन्होंने निकाल दिया और फ्रेंच और आर्मीनियंस को भी अनातोलिया से पूरी तरह निकाल दिया। दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जो एम था, जो उनका मकसद था, वो सल्तनत को दोबारा कायम करना नहीं था, बल्कि रिपब्लिक ऑफ तुर्की बनाना था। एक मॉडर्न सेकुलर नेशनलिस्ट तुर्की स्टेट बनाना था जिसमें सुल्तान और खिलाफत की कोई जगह ना हो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे देश भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। जो कि इंडियन मुस्लिम थे, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाकर ऑटोमन कैलिफ को बचाने की कोशिश की थी। यानी जो ऑटोमन हुआ था, यानी प्रपोज हुआ था। और सीरिया, लेबनान, मास्कोटोनिया, इराक, हिजाज, सऊदी रीजन सब ब्रिटिश और फ्रेंच मैंडेट में चले गए थे। इस्तांबुल के अलावा सब कुछ चला गया था और ग्रीक को अलाउ कर दिया गया था, उसको परमिशन दे दी गई थी कि जो इजमिर का इलाका है वो भी उसको कब्जा कर ले। ऑटोमन आर्मी की लिमिट जो थी 50,000 एरिया तक सीमित थी, और नेवी और फोर्स भी यानी एयर फोर्स भी उसमें अलाउ नहीं की गई थी इस संधि में। ये ट्रीटी इतनी ज़्यादा जिल्लतनाक थी कि उसने तुर्किश लोगों में गुस्सा भर दिया था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसके तुरंत बाद अंकारा में नया तुर्किश पार्लियामेंट का गठन किया और सेवरस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया और आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी। दोस्तों, अनातोलिया का जो बहुत बड़ा इलाका इन एलाइड पावर के कब्जे में चला गया था, उसमें ब्रिटिश, फ्रांस, ग्रीस और इटालियन फोर्स ने इस टेरिटरी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन नेशनलिस्ट तुर्क ने हर फोर्स पर यानी हर फ्रंट पर लड़ाई छेड़ दी थी। सबसे बड़ा फ्रंट ग्रीक तुर्क वॉर 1920 से 1922 तक लड़ा गया था।
फ्रेंच तुर्किश वॉर साउदर्न फ्रंट में लड़ा गया था और आर्मीनियन तुर्किश वॉर 1920 में मशरिकी साइड में लड़ा गया था। दोस्तों, जो आवाम थी जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था एलाइड पावर के खिलाफ, उनमें गुस्सा जो था वो खलीफा के खिलाफ भी था, क्योंकि सुल्तान महमद VI ने ट्रीटी ऑफ सेवरस पर हाँ भर दी थी। इस वजह से उनका इमेज गद्दार जैसा बन गया था। 1922 में महमद VI को ऑफिशियली पावर से हटा दिया गया था। वही अतातुर्क ने रिपब्लिक ऑफ तुर्की का आगाज किया था। 1920 के बाद ऑटोमन एम्पायर लीगली कोलैप्स हो गया। 1922 में सल्तनत अबॉलिश की गई और 1923 में ट्रीटी ऑफ लोजान साइन हुई, जो नए मॉडर्न तुर्की का जन्म था। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर ने किस तरह उरूज हासिल किया और किस तरह उसका अंत हुआ और सल्तनत किस तरह बिखर गई, यहाँ कहानी ये पूरी मुकम्मल होती है। 1923 के बाद ट्रीटी ऑफ लोजान साइन होने के बाद सल्तनत उस्मानिया के जो खलीफा थे और जो उनका पूरा ख़ानदान था, उनको जिला वतन कर दिया गया था तुर्की से, और सल्तनत उस्मानिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जो पूरी एक सल्तनत थी, उसको ख़त्म करके मॉडर्न तुर्की की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यहाँ ये कहानी पूरी मुकम्मल होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज खान।